Hey, all right, and welcome to all. Today will be the second lecture of Indian Polity lectures. Okay. Now कल भी हमने डिस्कस किया था इंडियन पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। कौन सी बुक से? इंडियन पॉलिटी के बुक से। कल हमने कहां तक किया था? इनिशियल में एक मैंने स्टोरी फ्रेमवर्क बता दिया था कि किस तरह से हम कॉन्स्टिट्यूशन अपना फ्रेम करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। कल हमने ये जाना था कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है कैसे बनी थी, कब बनी थी, ठीक है, किसने सजेशन दिया था, ये कल हमने किया था। सबसे पहले आज का रेगुलेटिंग एक्ट 1773 डिस्कस करने से पहले कुछ आपके लिए क्वेश्चन है यहां पर मैंने फ्रेम किए हैं। सबसे पहले आपको बताना है सजेशन कौन से वर्ष में दिया था, ठीक है, जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी कब बनी थी, और एट द एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब इंप्लीमेंट हुआ था। ये कल के क्वेश्चन है, ठीक है। तो कल का मैं एक रिकैप दे देता हूं। 1600 से जब ब्रिटिशर्स आए थे, ओके, और 1947 तक पूरा कैसे फर्स्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल रहा, और 1857 की म्यूटिनी के बाद जो यहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल कैसे रहा, ये सब हमने कल डिस्कस किया था। ओके, ये पूरा चीजें देखनी थी। फिर हमने देखा था, आई होप आपने आंसर दे दिया होगा कमेंट बॉक्स में पॉज करके। एमएन रॉय ने 1934 में सजेशन दिया था कि संविधान बनाना चाहिए। 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है और 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हो जाता है। ओके, अब हमने इसके बेसिस पे देखना है कि किस तरह से अब बीच बीच में जो एक्ट आते हैं, अब जो ये एक्ट है वो कौन पास कर रहा है? आपको लग रहा है जो रेगुलेटिंग एक्ट है, पिट्स एक्ट है, ठीक है, कोई भी अब जो एक्ट हम डिस्कस करेंगे वो सब कौन पास कर रही है? ब्रिटेन में बैठी हुई ब्रिटिश पार्लियामेंट। याद रखो, इंडिया से कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। ब्रिटिश पार्लियामेंट इन सब एक्ट को जो है पास कर रही है अपने हाउस ऑफ कॉमन में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, और उसके बेसिस पर हमारे जो ये हैं एक्ट आ रहे हैं। अब जो एक्ट आएंगे उसके बेसिस पर अलग अलग, जब हमारा फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन अभी बन रहा है, जिस बेसिस पर आप अभी देख रहे हो, ये जो अभी प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में यानी कि ब्रिटेन में जो एक्ट पास हो रहे हैं उसके बेसिस पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें हमने बोरो की, क्या क्या चीजें बदलाव करने की जरूरत पड़ी, इन ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक्ट के बेसिस पे ही करेंगे। अब इन बेसिस पे ही क्वेश्चन हमारे फ्रेम होते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में प्लस मेंस में। ओके, तो ये तो था जेन्युइन सा इंट्रोडक्शन जो हमने स्टार्टिंग में कर लिया, ठीक है। कल तक वाले में जो भी चीजें करी, आज का ये हो गया। ओके, नाउ आज सबसे पहले जानेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773। सबसे पहले तो ये जान लो एक्ट का मतलब क्या होता है। एक्ट का मतलब होता है कि ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट है वो उसने कानून पास किया, यानी कि उनके पार्लियामेंट में बिल पास हुआ होगा, सब लोगों ने सहमति जताई, फिर उसके बाद एक्ट बना। ओके, ऐसे ही नहीं बना ये, ठीक है। उसके बाद रेगुलेटिंग, रेगुलेटिंग का मतलब होता है रेगुलेशन, किसी में रेगुलेशन करना, किसी में ऑब्लिगेशन डालना। अभी तक अब वर्ष देखिए, रेगुलेटिंग है और 1773 है। 1773 में इंडिया में किसका रूल है, मतलब गवर्नेंस का है तो ब्रिटिशर्स का ही, पर एट द एंड आप सबको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी अभी पूरे इंडिया के ऊपर गवर्नेंस कौन कर रही है? ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि एक तरह से प्राइवेट कंपनी है। जैसे अभी इंडिया की रिलायंस कंपनी होगी ना, वैसे ही यूरोप की जो ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी होगी। अब इस एक्ट को लाने की जरूरत क्या पड़ी, मैं उसके पीछे सबसे पहले रीजन बताऊंगा, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता देता हूं इसको समझाने का। पहले रीजन बताऊंगा कि ये एक्ट क्यों आया, फिर उसके बाद फीचर्स बताऊंगा लक्ष्मीकांत में बुक में जो लिखे हैं, उसके बाद दूसरे फीचर जो लक्ष्मीकांत में मेंशन नहीं है बट प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, उसके बाद डिफेक्ट बताऊंगा कि एट द एंड जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो उतना सही नहीं रहा, फिर दूसरा अमेंडमेंट जो अमेंडिंग एक्ट है उसको 1781 लाने की क्यों जरूरत पड़ी, ठीक है। चलो इसको तो बाद में हम आउट ऑफ बॉक्स नहीं जाएंगे, आज का मेन फोकस है रेगुलेटिंग एक्ट। ओके, अब देखो जैसा मैंने बोला था सबसे पहले मैं क्या पढ़ाऊंगा? रीजन पढ़ाऊंगा, ठीक है। रीजन मतलब क्यों लाने की जरूरत पड़ी। अब अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड कर चुकी है, उसको 1765 में दीवानी राइट मिल गए, यानी कि टैक्स वो कलेक्ट कर रही है, क्योंकि 1764 में वो हारे थे ना, शाह आलम, मुगल एम्परर शाह आलम हारे थे, उन्होंने दीवानी राइट देने पड़े 3 जगह पर, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। अब उसके बाद
अब ईस्ट इंडिया कंपनी सोच लो बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है, बहुत बार ट्रेड कर रही है, अपने बेसिस पर टैक्स कलेक्ट कर रही है, रेवेन्यू जनरेट कर रही है, जो वहां के राजा हैं महाराजा हैं उनसे डील कर रही है और कुछ भी रेवेन्यू ले रही है, मतलब अपना जो मन चाहा चल रही है। जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी भेजा किसने है ये याद रखो, ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजा है @ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्यों भेजेगी, सिंपल सी बात है, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को फायदा होगा कुछ तभी तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजेगी, सिंपल सी बात है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी एट द एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं पता कि ईस्ट इंडिया कर क्या रही है। अब धीरे धीरे क्या होता है, उनके देखिए रीजन में यहां पर लिखे गए हैं, मैं यहां पर देखिए, अब जो ये हैंड रिटन नोट्स मैंने आपके लिए पॉइंट बनाए हैं, आपको भी ऐसे ही हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं अपने। अब ये आपको कहां से मिलेंगे, ठीक है, ये आपको मिलेंगे पीआर पब्लिकेशन के टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करनी है, वहां पर सर्च बॉक्स आएगा, सर्च बॉक्स में स्मॉल लेटर में पीआर पब्लिकेशन आप टाइप करना, ठीक है, क्या टाइप करना, पीआर पब्लिकेशन टाइप करना, पीआर पब्लिकेशन, ठीक है, पीआर पब्लिकेशन आप टाइप करोगे तो मैं डेली के बेसिस पे जो कल का लेक्चर है उसका भी अपलोड कर दिया है मैंने। फर्स्ट लेक्चर आप ऑलरेडी देख चुके हो, डेली के बेसिस पे 10 बजे आपको ये डेली की क्लास मिल जाएगी, ठीक है। पीआर पब्लिकेशन आपको सर्च करना है और आपको ये लेक्चर की जो ये हैंड रिटन है ना उसकी इमेज फॉर्मेट या पीडीएफ फॉर्मेट मिल जाएगी, ठीक है। तो आप इसको देखने से पहले ये देख सकते हो, ठीक है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी मैंने कहा कि क्या चीज आ रही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भेजी है ईस्ट इंडिया कंपनी, अब वो बहुत ज्यादा क्या करने लगी है, करप्शन करने लगी है, ठीक है। अब बंगाल लैंड्स में बहुत ज्यादा मिस गवर्नमेंट देखने को मिला। दूसरा बैंकरप्सी देखने को मिली, जो बैंक खोले गए हैं, ठीक है, जो बैंक खोले गए हैं कंपनी के द्वारा, या वहीं बंगाल उड़ीसा और बिहार में जो बैंक है उस पर बैंकरप्सी हुई है। इवन ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजा गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1772 में, कब 1772 में 1 मिलियन पाउंड का लोन भी मांग रही है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट से 1 मिलियन पाउंड का लोन भी ले रही है, बैंकरप्सी है, करप्शन कर रही है, और सबसे बड़ी बात नेपोटिज्म हो रहा है यहां पर। नेपोटिज्म का मतलब क्या होता है, नेपोटिज्म का मतलब होता है ईस्ट इंडिया कंपनी, सिंपल सी बात है, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन करती होगी, सपोज टैक्स कलेक्शन के लिए टैक्स कलेक्शन ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है। अब जो हाईएस्ट ऑफिसर होंगे ना, रेवेन्यू ऑफिसर जिसे कहा जाएगा, जो रेवेन्यू ऑफिसर होंगे उनके नीचे सब रेवेन्यू ऑफिसर होंगे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी सपोज ये चाचा हैं, तो चाचा ने अपने ही भतीजे को क्या करा, जॉब पे लगा दिया। अच्छे से ब्रिटेन में उनके भतीजे हैं, यहां पर ऑफिशियल बैठे हैं, तो अपने भतीजे को बुला के बोलते हैं कि चलो आओ इंडिया में, मस्त हमने यहां पर कंपनी खोली हुई है, रेवेन्यू ऑफिसर की जॉब है, तुम्हें 10 फेल भी हो, ठीक है, 10th फेल भी हो, तो चलो कोई नहीं, हम नौकरी लगा देंगे आपको। ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसी नेपोटिज्म में चीजें करने लगी थी। यानी कि अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने फायदे के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया भेजा, इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी एक तो प्राइवेट कंपनी है, सिंपल सी बात है, ऐसी चीजें करेगी वो, तो टैक्स कलेक्शन में नेपोटिज्म में अपने किसी को भी 10th फेल लोगों को वो लगवा दे रही है, कह रही है, और अच्छा खासा यहां पर से। अब याद रखो एक अच्छी चीज बताऊंगा मैं यहां पर, जो रेवेन्यू ऑफिसर होंगे जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े हुए हैं ना, तो वो इतना लमसम अमाउंट पैसा यहां ड्यूटी करके जाते थे इंडिया में, और कहां लेके जाते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल है वो सोचने पे मजबूर हो जाते थे कि यार भारत जा रहे हैं, इतना सारा पैसा बोरी भर भर के पैसा ला रहे हैं, क्या हो रहा है ये, ठीक है। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी का कुछ पीछे रीजन था, क्यों रेगुलेशन लाया गया, रेगुलेट क्यों किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्ट क्यों लाना पड़ा। आखिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट लाने की जरूरत पड़ी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कहीं ना कहीं रेगुलेशन है, तो ये सब चीजें इसका रीजन है। अब ये रीजन मैंने कीवर्ड्स हैंड रिटन फॉर्म में दे दिए गए हैं, तो आपको इतना ज्यादा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ये आपको पीआर पब्लिकेशन के उस पर फ्री में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें देख ली गई। दूसरा एक और इवेंट हुआ था, इसके पीछे एक और रीजन हुआ था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी 1769 में जो है मैसूर के हैदर अली से भी हार चुकी थी, ठीक है। एक वॉर हुआ था छोटा सा, तो उसमें कंपनी डिफीट हो गई थी, तो बहुत सारे रीजन थे। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट तो बैंकरप्सी और करप्शन वाले सबसे ज्यादा रीजन थे। तो रीजन मैंने बता दिया रेगुलेटिंग एक्ट आने का, ओके। अब देखो एक चीज, अब रेगुलेटिंग एक्ट मैंने ये समझा दिया, रीजन क्या है, कारण क्या है उसके पीछे आने के। अब एक और चीज याद रखना, रेगुलेटिंग एक्ट जब देखने को मिलता है उसमें ही ब्रिटेन के पीएम कौन होते हैं, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, हालांकि यूपीएससी में नहीं, बट आप स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं पीसीएस की, तब ये पूछा जाता है। तो यहां पर है, इनका नाम याद रख लेना, लॉर्ड
लॉर्ड नॉर्थ। लॉर्ड नॉर्थ क्या है, यहां पर लिखा हुआ है लॉर्ड नॉर्थ क्या है, ब्रिटेन के पीएम है उस समय। डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के टाइम पे जो ब्रिटेन के पीएम है वो कौन है। ओके, तो ये आई थिंक मैंने क्लियर करवा दिया है कि रीजन क्या था। अब मैं कुछ स्टार्टिंग से कुछ प्रोविजन बताता हूं इसके कि कौन कौन सी चीजें, रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद हुआ क्या था, कौन कौन सी चीजें हैं। सबसे पहला ये स्टेप लिया गया था, फर्स्ट स्टेप था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ले रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए, तो पहला तो यही पॉइंट हो गया। फिर ठीक है, दूसरा इसी एक्ट ने ये रिकॉग्नाइज किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का फंक्शन क्या होगा, कौन सा फंक्शन, पॉलिटिकल प्लस एडमिनिस्ट्रेशन वाला, यानी कि जो राजनीतिक है और प्रशासनिक है, एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन क्या होगा, इसी एक्ट ने बताया था। तीसरा पॉइंट ये है, हम पॉइंट वाइज बताऊंगा, ठीक है, ताकि आपका प्रीलिम्स भी क्लियर हो और मेंस भी क्लियर हो, मैं सिर्फ ऐसा पैराग्राफ नहीं। पहला एक्ट था जिसने कंट्रोल किया था ईस्ट इंडिया कंपनी में, आप चाहें तो इसी के बेसिस पर जो मैं बोल रहा हूं उसी के बेसिस पर अपने नोट्स बना लो। दूसरा पॉइंट, ईस्ट इंडिया कंपनी का पॉलिटिकल फंक्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन क्या होने चाहिए थे, इसी एक्ट ने बताया था। ठीक है, तीसरा यह है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, CA लिख रहा हूं, ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा भारत में, वो भी इसी एक्ट ने बताया था। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि किस तरह से ऑल ओवर इंडिया को, अभी तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में ही है, उसके बाद किस तरह से प्रशासनिक काम चलेगा पूरे इंडिया में, क्योंकि एट द एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी कॉलोनी बनाया है ना भारत को, तो प्रशासनिक काम होंगे, उसमें बहुत सारी चीजें होंगी, तो कैसे काम करेगा वो इस पे मेंशन था। ओके, तो ये 3 चीजें हो गई। अब मैं कुछ फीचर्स बताता हूं जो पूछे जाते हैं, ये 3 आपको पता चल गए होंगे, मैं इरेज कर ले रहा हूं, आपने आई थिंक जो मैं बोल रहा हूं वो नोट्स बना रहे होगे आप। ठीक है, अपने मेरे नोट्स जरूरी नहीं है कि मेरे नोट्स आप फॉलो करो, जो मैं बोल रहा हूं बस उसी के बेसिस पर नोट्स बना लो। फीचर जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं, फीचर की कौन कौन से फीचर्स हैं। ठीक है, सबसे पहला फीचर है गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, पहला पॉइंट। ठीक है, फीचर है, ठीक है, इस पर प्रोविजन लिखे गए हैं तो ये है। और पहले अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को हेल्प करने के लिए कंपनी के ही कुछ लोग होते हैं। ठीक है, हालांकि ये रेगुलेटिंग एक्ट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वहां से भेजे जाएंगे। ठीक है, जनरली ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल उनके बेसिस पर चुने जाएंगे ये। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप करप्शन को रोकने के लिए ही तो बनाया गया है ना, ऐसा नहीं कि कंपनी अपने ही बंदे बनाएगी। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में उनको हेल्प करने के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल 4 मेंबर इनको ऐड दे दिए गए, 4 मेंबर दे दिए गए, यानी कि जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को एग्जीक्यूटिव काउंसिल टोटल कितने, 4 मेंबर। अब इस पे क्या होगा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल 4 मेंबर दे दिए गए तो सिंपल सी बात है, टोटल पांचों मिलकर एक तरह से डिसीजन लेंगे किसी भी चीज में, और फर्दर पूरा डिसीजन इनका ही होगा। ओके, दूसरा फीचर क्या है, दूसरा फीचर ये है, सबसे पहले ये बता दूं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, वैरन हास्टिंग थे। कौन थे, वैरन हास्टिंग पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। ओके, उसके बाद ये तो बंगाल का प्रोविजन था। अब जो बॉम्बे है और दूसरा है मद्रास, जो कि अभी क्या बन चुकी है, चेन्नई बन चुकी है, और बॉम्बे बन चुका है मुंबई। ठीक है, तो ये इसके सबऑर्डिनेट आ गए। ठीक है, दूसरा पॉइंट यही है, सबऑर्डिनेट आ गए। सिंपल सी बात है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सबऑर्डिनेट कौन होंगे, बॉम्बे की प्रेसिडेंसी और मद्रास की प्रेसिडेंसी। इसका मतलब यह होता है कि अगर बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को वॉर लड़ना है किसी इंडियन स्टेट के, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से पूछना पड़ेगा। तो इसे कहते हैं जनरली फॉरेन पॉलिसी जो है इनसे पूछनी पड़ेगी, तो इसी को कहते हैं सबऑर्डिनेट, यानी कि इनसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की परमिशन लेके ये दोनों काम करेंगे। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट ये याद रखो कि अभी जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सर्वेंट हैं, सर्वेंट का मतलब ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, अब किसी से प्राइवेट प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते, प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते। अभी तक तो क्या था, वो मनचाहे क्या कर रहे थे, अपना मन से किसी से भी, राजा से प्राइवेट ट्रेड कर ले रहे थे, मनचाहे किसी से भी अपनी दुकान खोल के चले होते। अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई भी ऑफिशियल प्राइवेट ट्रेड नहीं कर पाएगा। अगर वो प्राइवेट ट्रेड करता हुआ पकड़ा गया तो उसको जेल में भी डाला जा सकता है, यानी कि प्राइवेट ट्रेड में प्रोहिबिशन लगा दिया गया इस एक्ट के दौरान। किसमें, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल जो इतना ज्यादा करप्शन कर रहे थे। ओके, अब यहां पर तीसरी चीज यहां पर देखने को मिलता है
और इसमें कोई ब्राइब भी नहीं दी जाएगी, ठीक है। ब्राइब्स है प्लस गिफ्ट है, क्योंकि राजा महाराजाओं से क्या कहते थे कि यार हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, आप हमें गिफ्ट दो, ब्राइब्स दो, ठीक है, हमें कुछ ब्राइब दो, जैसे होता है ना रिश्वत हो वो दो, ठीक है। चौथा, अब देखो चौथा पॉइंट क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, ईस्ट इंडिया कंपनी से ये तो कहा था कि करप्शन आप कर रहे हो, तो क्या कोई गवर्निंग बॉडी रखी गई थी 1773 में? क्या इसके लिए कोई गवर्निंग बॉडी रखी गई थी जो इनको सुपरवाइज करे, या ये अपना डाटा जो अपनी रिपोर्ट है किसी दूसरी जो सुपरवाइज जो बॉडी है उनको सौंपे? यस, 1773 के एक्ट में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, अब ये गवर्निंग बॉडी है, यानी कि डेली के बेसिस पे जो फंक्शन होगा, जो सिविल रिपोर्ट होगी, मिलिट्री रिपोर्ट होगी, रेवेन्यू रिपोर्ट होगी, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होंगे, ठीक है। अब ये जनरली हैं कौन, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कौन है ये बता दूं, और कोई नहीं है, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है तो इसके कुछ शेयर होल्डर होंगे, यानी कि जो भी पैसा जाता होगा कुछ प्रॉफिट शेयर होल्डर का होगा, जिनने शेयर खरीदे होंगे। तो इन्हीं शेयर होल्डर का एनुअल में इलेक्शन, मतलब एक साल के अंदर इलेक्शन होता है इस एक्ट के बेसिस पे। तो 24 डायरेक्टर की एक टीम होती है, ठीक है, 24 डायरेक्टर की एक टीम होती है जिनका टर्म 4 साल होता है। कितना होता है टर्म? 4 ईयर्स होता है, ठीक है। ये बस इतना ज्यादा याद नहीं रखना, 1/4 जो होते हैं हर साल रिटायर होते हैं, ठीक है, इतना ज्यादा आपको याद नहीं रखना, बस ये याद रखो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एक तरह से गवर्निंग बॉडी इस एक्ट में सेटअप कर दी गई थी। अब ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है ना, मतलब 24 मेंबर की टीम जनरली है, 1/4 हर साल रिटायर होते हैं और 4 साल का इनका टर्म है और री एलिजिबल नहीं होंगे, री अपॉइंटमेंट नहीं होगा इनका, ठीक है। तो ये तो थोड़ी सी दूसरी डिस्कशन थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के बारे में ये मैंने जानकारी दे दी। अब कोर्ट ऑफ जो डायरेक्टर होंगे ना, तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को, एट द एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट को कौन कौन से मैटर पे अगर बात करूं, जो है सिविल मैटर पे, सिविल रेवेन्यू मैटर पे, ठीक है, मिलिट्री अफेयर्स जो भी भारत में चल रहे हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किसको देंगे? ब्रिटिश सरकार को देंगे कि यार यहां तो सब ठीक चल रहा है, आप बताओ अपना, ठीक है। तो ये कुछ प्रोविजन हो गए जो हमने डिस्कस कर लिए, जो कि लक्ष्मीकांत में दिए थे। आई थिंक मैं ये सब चीज कवर कर चुका हूं। रीजन क्या है, फीचर क्या है और रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, ठीक है। तो अब मैं यहां पर इरेज कर लेता हूं। अब ऐसा नहीं है कि आप पॉज करें और पीछे किसी का मिस हुआ तो देख लें। ओके, तो यहां पर मैंने रीजन बता दिया, रेगुलेटिंग एक्ट के फीचर मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब मैं आपको कुछ बताता हूं दूसरे प्रोविजन जो लक्ष्मीकांत में मेंशन नहीं है बट पूछे जाते हैं कुछ 1-2 पॉइंट, ठीक है, ज्यादा नहीं, ये भी फीचर ही कहेंगे, ठीक है। अब इसमें इसके साथ साथ एक और चीज आपको याद रखनी है कि पहला जो फीचर है वो मैं मिस कर चुका हूं कि 1774 में, ठीक है, 1774 में कलकत्ता में इसी एक्ट के दौरान, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया, सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। कहां पर? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट को। अब इसमें क्या होंगे, एक तो चीफ जस्टिस होंगे प्लस इनके साथ 3 जज होंगे, 3 जज होंगे। तो पहले जो चीफ जस्टिस है उनका नाम क्या है, लक्ष्मीकांत में नहीं दिया है, मैं आपको बताता हूं, उनका नाम है सर एलिजाह इम्पी, ठीक है, सर एलिजाह इम्पी उनका नाम है, ठीक है। तो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट स्टेब्लिश हो गई। अब देखो अगला जो एक्ट आएगा ना, अगला जो एक्ट आएगा इसी बेसिस पे है। ये सुप्रीम कोर्ट के पास उनकी पावर बताई नहीं गई है, पावर का अभी बहुत ज्यादा टसल चलता है, तो इसी के बेसिस पर नया एक्ट 1781 आएगा, ठीक है। पिट्स एक्ट से पहले मैं 1781 का एक्ट पढ़ाऊंगा आपको। ओके, अब यहां पर ये स्टेब्लिश हो जाता है, ये सब चीजें हमने कर ली, ठीक है। तो अब देखो मान के चलो कि जो ये सुप्रीम कोर्ट बनता है ना, इसी के बेसिस पर पूरी ये दुनिया है, यानी कि जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसी के चारों ओर घूम रहा है। एक तो सुप्रीम कोर्ट, एक है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब एक और चीज याद रखना, कलकत्ता में, बंगाल में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किसके लिए होते हैं? फोर्ट विलियम के, ठीक है, फोर्ट विलियम कलकत्ता में पूरा ये एडमिनिस्ट्रेशन फोर्ट विलियम से चलाते हैं। फोर्ट विलियम आपको याद होगा कि जब ब्लैक होल की जो थ्योरी आपने पढ़ी होगी, नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला क्या करते हैं, कुछ ब्रिटिशर्स को फोर्ट विलियम में एक डंजन टाइप का है, ठीक है, छोटा सा कमरा है फोर्ट विलियम का, एक कमरा। फोर्ट विलियम के चारों ओर एक क्या था, ग्राउंड था, और उसके आगे यहां पर एक छोटा सा कमरा था, तो उस पर ब्रिटिशर्स को डाल दिया। तो ब्लैक होल की जब कॉन्स्पिरेसी आप पढ़ोगे
हिस्ट्री में, तो फोर्ट विलियम कलकत्ता का याद आ जाएगा आपको, ठीक है। तो अब यहां पर पावर टसल चलती है सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बारे में, ठीक है। तो ये यहां पर देखने को मिला, ओके। और दूसरी चीज मेरे को आपको बतानी है, ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूं, आपको एक और चीज बतानी है कि डिफेक्ट क्या क्या हुए फिर, ठीक है। तो मैं अब यहां पर दूसरा पेज है और ये सभी पेज मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, ठीक है। अब एट द एंड मैंने सब फीचर बता दिए, जो भी प्रोविजन है वो सब बता दिया, प्रीलिम्स वाला बता दिया। ये फोर्ट विलियम है, ठीक है, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, कहां से एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, फोर्ट विलियम से, कलकत्ता में। अब एट द एंड डिफेक्ट पढ़ा देता हूं, डिफेक्ट क्या क्या है। सबसे पहले है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। ये किसके साथ चलेंगे, जो 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल है ना, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उनके, यानी कि जो मेजोरिटी ऑफ वोट होगा उसके बेसिस पे डिफेक्ट थे, यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी वो नहीं हो पा रहा था, क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास पूरी पावर नहीं थी, उनको इनके जो है मेजोरिटी के हेल्प से लेना था। दूसरा आपका होगा सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है वेल डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, बताया नहीं गया है कि सुप्रीम कोर्ट का कहां कहां पर ज्यूरिसडिक्शन है, क्योंकि अगला एक्ट इसीलिए डिफेक्ट इसको माना जाता है। तीसरा, अभी भी जो करप्शन है ना, इस एक्ट आने के बाद करप्शन अभी भी चलता रहता है, नेपोटिज्म चलता रहता है। वो अपने 10th फेल भतीजे को बुला रहे हैं और कह रहे हैं चलो जॉब दिला देंगे। यहां तो अभी इंडिया में जॉब का आप सबको पता ही है, आप सब ग्रेजुएट हो और जॉब नहीं मिल पा रही है, ठीक है। तो वहां अभी 10th फेल भी अपने भतीजे को करप्शन लगा रहे हैं। तीसरा, अगर बात करें, कोई जो हमने कहा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट भेजेंगे, बट जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास रिपोर्ट आएगी उसके लिए कोई मैकेनिज्म ही नहीं था कि किस तरह से स्टडी की जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी अभी भी तो फेक रिपोर्ट दे सकती है ना। तो इस पे ये कुछ डिफेक्ट थे, तो मैं कुछ समराइज कर देता हूं। अब एट द एंड ये सब मैंने बता दिया, रेगुलेटिंग एक्ट का जितने भी प्रोविजन थे यूपीएससी प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब मैं एक बुक थोड़ी सी दूर रखी गई है, ये माइक अभी मैं निकालूंगा तो थोड़ा इश्यू आएगा, कुछ नहीं है, विजार्ड की है। 1773 से वैसे पॉलिटी में कोई क्वेश्चन नहीं बने हैं, जब पिट्स एक्ट आएगा मैं इस क्वेश्चन को दिखाऊंगा यूपीएससी प्रीलिम्स में। अब क्या करो, प्रीलिम्स की बुक ले लो और मेंस की बुक ले लो, देख लो कि किस बेसिस पे कौन से क्वेश्चन क्या इस एक्ट से पूछे गए हैं। अभी तक कोई पूछे नहीं गए हैं, बट कैसे पूछे जाते हैं वो आपको याद रखना है। तो आपको रीजन पता चल गया, फीचर्स पता चल गए और डिफेक्ट्स, ठीक है। तो ये याद रखो, RFD, हर एक एक्ट में ये चीजें पता होनी चाहिए। RFD, रीजन क्या है, फीचर क्या है और इस एक्ट के डिफेक्ट क्या है, सभी में जानने की जरूरत नहीं है, किसी किसी में, ओके। तो आई थिंक ये मैं पूरा क्लियर करा चुका हूं जो भी चीजें हैं। बाकी पहली वीडियो को बहुत अच्छा सपोर्ट आप दे रहे हैं, ठीक है। इस वीडियो को भी एट द एंड जाते जाते लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, ये हम टारगेट है कि 2 मंथ के अंदर हम पूरी लक्ष्मीकांत कंप्लीट करेंगे। बाकी अगर किसी को पूरा यूपीएससी से रिलेटेड गाइडेंस या हिंदू के करंट नोट्स, आंसर राइटिंग, ये सब पूरा डिटेल में करना है बहुत कम प्राइस में, तो आपको 7505134891 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ओके। नाउ कल के लिए आपका होमवर्क क्या क्या है, सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताना। होमवर्क आपके लिए ये है कि आपको ये बताना है कि जो 1781 का एक्ट है वो प्रिपेयर करना आप, ठीक है, और 1784 का एक्ट है वो प्रिपेयर करना, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।